हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी के लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है। फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैराइन वाटर और एस्चुराइन इकोसिस्टम, जिसमें हम लोगों का जो चल रहा था जो मेनली फर्स्ट था वो क्या था, अपना फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर हैबिटेट के डिफरेंस के बारे में। इतना क्लियर है। हम लोगों ने बताया था फ्लो चार्ट में, हम लोगों ने जब पढ़ा तब हम लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में, जो फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है लैंटिक और दूसरा क्या होता है, लोटिक। मतलब स्थिर जलीय, स्थिर स्वच्छ जलीय और प्रवाही स्वच्छ जलीय। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। सबसे पहले तो इन सबको समझने से पहले हम लोगों को अपना जो फ्लो चार्ट है उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है भाई स्थिर स्वच्छ जलीय आवास। स्थिर स्वच्छ जलीय आवास। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की स्थिर स्वच्छ जलीय आवास, जैसा कि नाम है, मतलब ये जो आवास है वो एक स्थान पर फिक्स रूप से पाए जाते हैं। जैसे नदियों का जो जल होता है वो तो क्या होता है, रनिंग करता रहता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रवाहित होता रहता है, इसलिए उसे स्थिर जलीय आवास में इंक्लूड नहीं किया गया। जबकि अगर हम बात करें तालाबों का जल, स्थिर रूप से झीलें बनी हुई है उनका जो जल होता है, पोखर का जो जल होता है, उन सब का जो वो सब जो इंक्लूड किए गए वो किसमें किए गए हैं, स्थिर स्वच्छ जलीय आवास के अंतर्गत इंक्लूड किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यह जो जल होता है वो एक स्थान पर क्या रहता है, एकत्रित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बात करें इनमें जल की जल कहाँ से आएगा, तो इनमें जो जल होता है वो जल चक्र या हिमपात द्वारा आता है। इनमें जल चक्र या हिमपात द्वारा आता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्पत्ति की दृष्टि से, ये प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न हो सकते हैं और कृत्रिम रूप से भी, मतलब मानव के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एनीकट का जो निर्माण किया जाता है वो कृत्रिम रूप से किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में जल आ जाए तो उसमें क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकते हैं, प्राकृतिक रूप से भी बने हुए पाए जा सकते हैं, या मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से भी क्या किए जा सकते हैं भाई, बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी जो गहराई होती है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। गहराई में क्या पाई जाती है भाई, भिन्नता। मतलब ये बहुत अधिक गहरे भी हो सकते हैं, छिछले आवास के भी हो सकते हैं, और मध्यम वर्गीय मध्यम गहराई वाले भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, बेकल झील की गहराई, बेकल झील की गहराई 1.74 किलोमीटर है, तो मतलब काफी गहरे भी पाए जाते हैं। तो हम इन वन वर्ड बोल सकते हैं कि इनकी गहराई में क्या पाई जाती है भाई, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयु की दृष्टि से, तो आयु की दृष्टि से अत्यंत पुराने भी हो सकते हैं और नवीनतम रूप से तैयार भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जो मानव निर्मित है वो हम नए अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका क्या कर रहे हैं भाई,
निर्माण कर रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। जबकि जो पुराने प्राकृतिक रूप से बहुत सालों पहले, लाखों सालों पहले, हजारों सालों पहले इनका क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ, ठीक है। तो इनका जो आयु की दृष्टि से ये भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक आवास मानव के द्वारा करंटली अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए, जबकि कृत्रिम आवास की बात कर रहे हैं भाई, है ना। जबकि प्राकृतिक आवास की बात करें तो प्राकृतिक आवास जो है वो बहुत पहले लंबे समय से बनाए हुए हैं या बने हुए हैं प्रकृति के द्वारा। एनी डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनकी जो जल धारण क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इनकी जो जल धारण क्षमता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिंपल सी बात है, गहराई के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, गहराई और उसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब कितने प्राकृतिक आवास को या कितनी धरातल को घेरे हुआ है। जितना ज्यादा बड़ा जलाशय होगा उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। तो उसकी गहराई पर और उसकी लंबाई चौड़ाई के ऊपर क्या करती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। क्लियर है। हम बात करेंगे प्रकाश भेदन की तीव्रता, तरंग अवशोषण की क्षमता व जलीय दाब व तापक्रम के आधार पर। किस किस के आधार पर भाई, प्रकाश भेदन की तीव्रता, प्रकाश भेदन की तीव्रता, अवशोषण की क्षमता, अवशोषण की क्षमता, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें जलीय दाब व तापक्रम के आधार पर, जलीय दाब व तापक्रम के आधार पर इन्हें निम्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न स्तरों में क्या किया गया है भाई, वर्गीकृत, ठीक है। तो हम लोग इनके स्तर के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इन्हें 4 स्तर में डिवाइड किया गया है। कितने स्तर में, 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वेलांचल स्तर या वेलांचल या तटीय क्षेत्र, वेलांचल या तटीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोल रहे हैं लिटोरल जोन। क्लियर है। सेकंड जो स्तर है वो है सरोवर क्षेत्र या प्रकाशिक क्षेत्र, सरोवर या प्रकाशिक क्षेत्र, जिसे कह सकते हैं लिम्नेटिक जोन। सॉरी। थर्ड जो है अपना वो है प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र, प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र, तो इंग्लिश में बोलते हैं लाइट कंपेंशन जोन। और जो फोर्थ है अपना वो है गंभीरी क्षेत्र या प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन, इसे हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं स्तरों को। तो हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं, ये वाला जो जोन होता है वो कहलाता है लिटोरल जोन, यह जो जोन होता है वो कहलाता है लिम्नेटिक जोन, ठीक है। इसे आप प्रोड्यूसर जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसी जोन में पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में पाया जाता है यूफोटिक जोन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कंपेंशन लेवल, और ये जो लेवल होता है वो क्या कहलाता है, प्रोफंडल जोन। लास्ट जो होता है वो होता है अपना नो फोटोसिंथेसिस एरिया, जो सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है वो प्रोफंडल जोन कहलाता है। और इसके जो पैंदे में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, डिकम्पोजर्स या अपघटक। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटोरल जोन की। तो सबसे तट के किनारे वाला या तटीय क्षेत्र वाला जो हिस्सा होता है वो किसका निर्माण करता है, लिटोरल जोन का निर्माण करता है, ठीक है। कैसा, जो तटीय हिस्सा जो होता है वो लिटोरल जोन होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश की मात्रा सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जड़ीय पौधे पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तट के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कौन से पौधे पाए जाते हैं भाई, जड़ीय पौधे पाए जाते हैं। मतलब यह जड़ीय आवास वाले पौधों के लिए सबसे ज्यादा
सूटेबल होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लहरें चलती रहती है। लहरें चलने के कारण इसका जो जल होता है मंद या तीव्र गति से प्रवाहित होता रहता है। इस क्षेत्र का जो जल होता है वो मंद या तीव्र गति से क्या होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। सिंपल सी बात है, सबसे अपर जोन है तो प्रकाश की जो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? कौन सा क्षेत्र होगा? तटीय, मतलब तट वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? तटीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? सेकंड, अब अगर हम बात करें सरोवर या प्रकाशित जोन, नाम क्या है? प्रकाशिक जोन, लाइट जोन होगा। तो लिटोरल जोन के आसपास जो संपूर्ण खुला हुआ जो क्षेत्र होगा, संपूर्ण रूप से मुक्त जो क्षेत्र होता है वो कौन सा जोन होता है भाई? लिम्नेटिक जोन होता है। यहाँ पर प्रकाशिक जोन की बात मतलब क्या है? सिंपल सी बात, प्रकाश की मात्रा सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है, मतलब निर्बाध रूप से, कोई बाधा नहीं होती, निर्बाध रूप से क्या उपलब्ध होता है? प्रकाश उपलब्ध। क्लियर है? निर्बाध रूप से क्या उपलब्ध होता है भाई? प्रकाश उपलब्ध होता है। ठीक है? प्रकाश की उपलब्धता के कारण ही, प्रकाश की उपलब्धता के कारण ही इस क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? प्रकाशिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाशिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है? प्रकाश की उपलब्धता होने के कारण इस क्षेत्र में फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्या होगा भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। भाई प्रकाश उपलब्ध है, पादप पाए जा रहे हैं, चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो, एल्गी हो, सिंपल सी बात है, इनको इजीली लाइट अवेलेबल हो रही है। और जब इजीली लाइट अवेलेबल हो रही है ड्यू टू दिस रीजन, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे ज्यादा दर होती है वो किस क्षेत्र में होती है? इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है? इसी के साथ साथ जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो O2 और CO2 का एसिमिलेशन और क्या होता है? एक्सीडेशन होता है। तो O2 भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। O2 क्या होगी? पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होती है। क्लियर है? तो ये था अपना प्रकाशिक क्षेत्र। सेकंड, थर्ड क्या है अपना? लाइट कंपेंशन जोन या प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र। तो लाइट कंपेंशन जोन की बात करें तो यह जो जोन होता है वो लिम्नेटिक जोन और प्रोफेंडल जोन के मध्य पाया जाता है। किस किस के मध्य पाया जा रहा है भाई? लिम्नेटिक और प्रोफेंडल जोन के मध्य पाया जा रहा है। इसमें जो प्रकाश होता है वह प्रभावी रूप से तो उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है? और हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ना तो यह क्षेत्र अंधकार में होता है, ना ही पूर्ण प्रकाशिक क्षेत्र होता है। प्रकाश क्षतिपूर्ति मतलब प्रकाश तो मिलेगा लेकिन पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या पाया जाता है? अंधकार पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश की जो कुछ किरणें होती हैं वो यहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है? तो हम सेकेंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं इस क्षेत्र में धुंधला प्रकाश पाया जाता है। धुंधला प्रकाश के पाए जाने के कारण यह जो क्षेत्र होता है वो अंधकार में नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर व श्वसन दर समान होती है। इसमें क्या हो रही है? श्वसन दर अधिक होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण दर बराबर किसकी होती है? श्वसन दर के। क्लियर है? अगर हम बात करें पूर्ण रूप से प्रकाश की लगभग 1% मात्रा इस क्षेत्र को अवेलेबल हो पाती है। नेक्स्ट है अपना प्रोफंडल जोन या गंभीरी क्षेत्र। तो गंभीरी क्षेत्र सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? गंभीरी क्षेत्र होता है। यह जो क्षेत्र होता है यहाँ प्रकाश अवेलेबल नहीं हो पाता। प्रकाश की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण यह क्षेत्र होता है अंधकार में। कैसा क्षेत्र होता है भाई? अंधकार में। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपतित प्रकाश की जो किरणें होती है वो पहुंच ही नहीं पाती, जिसके कारण यह क्षेत्र जो होता है वो अंधकार में होता है। सिंपल सी बात है, प्रकाश नहीं पहुंच रहा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी क्या नहीं होगी भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती। यहाँ का जो जल होता है वो होता है कम गतिशील।
कैसा स्तर होता है, कम गतिशील क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ तक लहरें तरंगे नहीं पहुंचने के कारण लगभग स्थिर अवस्था में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इस क्षेत्र में देखो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं पाई जा रही तो प्रोड्यूसर्स भी क्या नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे। तो यहाँ जो क्षेत्र होता है वहाँ उत्पादक नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डिकम्पोजर्स, अपघटक की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है? तो अपघटक बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, प्रकाश अवेलेबल नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे प्रोड्यूसर भी उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब प्रोड्यूसर्स के लिए यह जो क्षेत्र होता है वो सूटेबल नहीं होता। क्लियर है? तो ये थे हमारे विभिन्न प्रकार के प्रकाश क्षेत्र, प्रकाशीय भेदन क्षमता के आधार पर जो स्तर बांटे गए उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस से पढ़ा। क्लियर है?